अभी तक जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उन चैप्टर्स में हमने सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की बात करी है। अब जो है पहली बार हम लोग रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, है ना। लेकिन जो कॉन्सेप्ट हमने ट्रांसलेशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ा है वही सारे कॉन्सेप्ट फिर से सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में यूज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वैसे रोटेशन चैप्टर काफ़ी टफ माना जाता है ना। और रोटेशन का जो काइनेमेटिक्स पार्ट है वो है सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो जो रोटेशन है, रोटेशन का एक तरह से कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इस सर्कुलर मोशन में आते हैं। तो अगर हम लोग ये समझ लें कि ट्रांसलेशनल मोशन में और रोटेशनल मोशन में कई सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं, अगर उन सिमिलरिटीज़ को हम लोग समझ लेंगे तो वहाँ के कॉन्सेप्ट जो ट्रांसलेशनल मोशन में जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि ये टॉपिक है जिसको कहा जाता है कि टफ है, ये टॉपिक हमें आसान लगने लगेगा, है ना। तो पहले हम लोग जानेंगे सिमिलरिटी बिटवीन ट्रांसलेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक टेबल है, टेबल बनाया हुआ है, इसमें हम लोग लेफ्ट वाले कॉलम में लिखेंगे ट्रांसलेशनल मोशन और जो राइट वाला कॉलम है उसमें हम लोग रखेंगे सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशनल मोशन है, इस ट्रांसलेशनल मोशन में सबसे पहले हमने क्वांटिटी पढ़ा था जिसको कहते थे डिस्प्लेसमेंट, है ना, सिंपल डिस्प्लेसमेंट कहते थे। इसको हम लोग चाहें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते थे डेल्टा ए से। उसी तरह से सर्कुलर मोशन में एक क्वांटिटी होता है जिसको कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल होता है वो होता है डेल्टा थीटा। अच्छा, उसी तरह से हमने जो ट्रांसलेशनल मोशन है वहाँ पर हमने पढ़ा था वेलोसिटी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लीनियर वेलोसिटी, और लीनियर वेलोसिटी को हम लोग लिखते थे ds/dt करके। उसी तरह से सर्कुलर मोशन में क्वांटिटी होता है जिसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा, और इसको d/dt लिख सकते हैं, जैसा कि ट्रांसलेशनल मोशन में वेलोसिटी को ds/dt लिखते थे। उसी तरह से ट्रांसलेशनल मोशन में क्वांटिटी होता था लीनियर एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते थे a, और इस एक्सेलरेशन को दो तरीके से लिखते थे। एक तो dv/dt लिखते थे और दूसरा v/ds भी लिखते थे इसको। उसी तरह से सर्कुलर मोशन में एक क्वांटिटी होता है, उसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल होता है अल्फा। इसको हम लोग लिख सकते हैं d/dt या ओमेगा d/d थीटा, ठीक है। इसको क्लियर लिखना चाहें तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं d/dt या ओमेगा d/d थीटा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे एक्सेलरेशन को dv/dt या v/ds। बस आप देखेंगे कि v को ओमेगा से रिप्लेस कर दिया गया है और s को थीटा से रिप्लेस कर दिया गया है, बाकी एक ही जैसा फॉर्मूला है। उसी तरह से हम लोग एक क्वांटिटी पढ़ते थे जिसको कहा जाता था इनर्शिया। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के,
है ना। तो वैसे ही सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में एक क्वांटिटी आता है जिसको कि हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशनल मोशन में जो कॉज ऑफ मोशन होता है, कॉज ऑफ मोशन, उसको हम लोग कहते हैं फोर्स। मतलब जिसके कारण से मोशन में चेंज आता है उसको कहते हैं कॉज ऑफ मोशन, फोर्स। और ये फोर्स को लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। उसी तरह से रोटेशनल मोशन में एक क्वांटिटी होता है जिसको कि कॉज ऑफ रोटेशनल या सर्कुलर मोशन कहा जाता है ना। और वो क्वांटिटी होता है टॉर्क। टॉर्क को टॉ से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा। जैसे यहाँ पर मास था यानी कि इनर्शिया था, वैसे ही यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है और एक्सेलरेशन के जगह पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आता है। तो देखेंगे कि यहाँ भी एक्सप्रेशन जो है वो एक जैसा है। उसके बाद ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो है इसको लिखा जाता है मास इनटू वेलोसिटी। उसी तरह से रोटेशनल मोशन में आता है एंगुलर मोमेंटम, और ये एंगुलर मोमेंटम जो है इसको लिखा जाता है एल से, और एल को लिखते हैं आई इंटू ओमेगा। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाता है हाफ मास इनटू स्पीड का स्क्वायर। इस तरह से लिखते हैं। तो वैसे ही रोटेशनल मोशन में या सर्कुलर मोशन में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को, जैसे ये हो गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी को लिखते हैं हाफ मास के जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं और v के जगह पर ओमेगा लिखते हैं। तो देखेंगे कि एक जैसा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कुल मिला करके अभी हमने 4 नए क्वांटिटी पढ़े इधर, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक टॉर्क है, एक एंगुलर मोमेंटम है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ये चारों क्वांटिटी हम लोग रोटेशनल मोशन चैप्टर में पढ़ते हैं। और बाकी जो यहाँ पर नए क्वांटिटी दिख रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तीनों हम लोग अभी इसी चैप्टर में यानी कि सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वांटिटी हो गए। अच्छा, इसके बाद देखेंगे कि कुछ काइनेमेटिक्स के इक्वेशन हमने पढ़े थे। वो इक्वेशन कुछ इस टाइप के थे। एक था v इज इक्वल टू यू प्लस AT, फिर था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, फिर था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और एक था डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, इसको लिखते हैं Sn इज इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू 2n-1। उसी तरह से सर्कुलर मोशन में भी इक्वेशन होते हैं। ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, फिर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। आप देखेंगे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया है, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पर एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया है। ठीक,
अच्छा, इसमें भी हम लोग लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर और थीटा एन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई टू इंटू 2n-1। ठीक है, तो देखेंगे कि अभी तक काफ़ी कुछ एक जैसा मिल रहा है। ये चारों इक्वेशन जो है वो एक जैसे हैं। अच्छा, कुछ हमने ग्राफ्स पढ़े थे, रेक्टिलिनियर मोशन में हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर देखेंगे कि फिर से हमने एक टेबल बनाया है। इसमें फिर से लेफ्ट वाले में रखेंगे ट्रांसलेशनल मोशन की सिमिलरिटी और राइट वाले में लिखेंगे सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन की जो सिमिलरिटी है। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन में हमने जो ग्राफ पढ़े थे वो ग्राफ कुछ ऐसे थे कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हो यानी एसटी ग्राफ हो, तो वैसे ही सर्कुलर मोशन में जो ग्राफ है ये हो सकता है थीटा वर्सेस टी। तो इसमें जो ग्राफ होगा, इस ग्राफ का स्लोप हमें बताता था वेलोसिटी v या स्पीड v। ठीक है, इसका एरिया से हमें कुछ नहीं मिलता था। तो उसी तरीके से ये जो ग्राफ है थीटा वर्सेस टी सर्कुलर मोशन में, इसका स्लोप निकालेंगे, है ना। जैसे इसमें स्लोप देखेंगे तो ds बाई डी टी बताएगा जो कि वेलोसिटी या स्पीड बताता है। इसमें स्लोप निकालेंगे तो ये बताएगा डी थीटा बाई डी टी जो कि एंगुलर वेलोसिटी बताता है। ठीक है, इसमें भी आप एरिया निकालेंगे तो एरिया से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ते थे ट्रांसलेशनल मोशन में वीटी ग्राफ, है ना। तो अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया हो तो उसी तरह से सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो सकता है। तो वीटी ग्राफ का जो एरिया है और जो स्लोप है उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। स्लोप से निकलता है dv बाई डी टी जो कि एक्सेलरेशन बताता है और इसका जो एरिया है वो बताता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये दोनों बताता है। अब इसमें ओमेगा टी ग्राफ है तो इसका स्लोप निकालेंगे तो इसके स्लोप से निकलता है डी ओमेगा बाई डी टी जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन बताता है और इसका एरिया निकालेंगे तो ये बताएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, उसी तरह से हमने एक और ग्राफ पढ़ा था एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अगर इसमें एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ होगा तो सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ होगा। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन और टाइम का जो ग्राफ है, ठीक है, तो इसका अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं 80 ग्राफ का तो इससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। ठीक है, जबकि एरिया निकालते हैं तो एरिया से हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है और इससे मिलता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, उसी तरह से अल्फा टी ग्राफ है तो इसका भी स्लोप निकालेंगे तो स्लोप से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। जबकि एरिया निकालते हैं तो एरिया जो है इंटीग्रेशन से निकालते हैं
तो इससे हमें मिलता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सारे जो सिमिलरिटी हैं, जो सारे कंडीशंस हैं वो एक जैसे दिख रहे हैं। ग्राफ जो है वो एक जैसे हैं, जो इक्वेशन हमने पढ़े यहाँ पर वो इक्वेशन एक जैसे हैं, कई सारे क्वांटिटी एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि जो भी कॉन्सेप्ट हमने ट्रांसलेशनल मोशन में सीखा है वो सारे ही कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में यूज होने वाले हैं। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे कि वन बाय वन करके ये जो नए क्वांटिटी हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन सब क्वांटिटीज के बारे में अब हम लोग सीखेंगे। तो इनमें से जो सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी पढ़ेंगे उसको कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हमने एक फिगर बनाया है ना। ऐसा मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। इनिशियली ये पार्टिकल कहीं यहाँ पर था, ये हो गया इसका पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसका एंगुलर पोजीशन कहा जाए तो एंगुलर पोजीशन हम लोग कहेंगे ये θ1 एंगल को, एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है इसको कहेंगे एंगुलर पोजीशन। कुछ देर बाद ये पार्टिकल ट्रेवल करके पहुंच गया यहाँ पर, तो ये हो गया एट टाइम t। ठीक है, तो t टाइम पर पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, तो इस बार जो एंगुलर पोजीशन होगा उसको हम लोग लिखेंगे θ2 से। ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक ये हो गया θ2। ठीक, तो कहेंगे कि पार्टिकल का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया कितना, θ2 माइनस θ1, यानी कि ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इसको लिखते हैं डेल्टा थीटा से। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि इट इज चेंज इन एंगुलर पोजीशन। जैसे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे कहते थे, कहते कि चेंज इन पोजीशन होता था, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है चेंज इन एंगुलर पोजीशन। तो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखेंगे θ2 माइनस θ1, जो कि आप देखेंगे इस फिगर में ये वाला एंगल बताया गया है। और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है जब स्मॉल हो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity when it is small, else it is scalar। तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होता है क्योंकि वो जो क्यूमुटेटिव लॉ होता है वेक्टर का, उस लॉ को फॉलो करता है ना। कह सकते हैं कि व्हेन इट इज स्मॉल, तो जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा θ1 प्लस डेल्टा θ2 इज इक्वल टू डेल्टा θ2 प्लस डेल्टा θ1, है ना। मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल होता है। इसको कहा जाता है क्यूमुटेटिव लॉ। और कोई भी वेक्टर जो है
वो इस लॉ को फॉलो करता है। जैसा कि कहें कि वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस a, है ना। ये लॉ होता है, वेक्टर इसको फॉलो करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर a में b ऐड करें या b में a ऐड करें, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इक्वल आना चाहिए, बोथ इन डायरेक्शन एंड इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन जब थीटा जो है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जब ये बड़ा होता है तो इस लॉ को फॉलो नहीं करता, है ना। बट व्हेन it is large, it does not follow commutative law of vector addition। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि that is not equal to the right hand side। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होते जब डेल्टा थीटा का वैल्यू लार्ज होता है, और इसलिए ये स्केलर बन जाता है, ठीक। अच्छा, अब आते हैं कि ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो इसका डायरेक्शन हम लोग ऐसे कहते हैं कि इसका डायरेक्शन होता है प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर। इट हैज़ डायरेक्शन along perpendicular to plane of motion, यानी ये कह सकते हैं parallel to axis of rotation। एक्सिस किसको कहते हैं? वैसा लाइन जो कि सर्किल के सेंटर से पास करता हो और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर भी होगा तो उसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है। तो एक पॉसिबिलिटी होती है क्लॉकवाइज होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो प्लेन ऑफ पेपर में ऐसे कहेंगे इनवर्ड। इफ मोशन इज क्लॉकवाइज, है ना। मतलब कि अगर जो पार्टिकल है अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ, पेपर के अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा, आउटवर्ड होगा अगर मोशन जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा, डायरेक्शन इज आउटवर्ड इफ मोशन इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में हम दिखाएंगे कि अगर ऐसा सर्किल है और पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हो इस तरह से, तो उसका जो डायरेक्शन होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो होना चाहिए आउटवर्ड। ये आउटवर्ड का सिंबल है और ये इनवर्ड का सिंबल है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। एक फिगर और बनाते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये सर्किल है, तो सर्किल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इस सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। उसी तरह से एक और सर्किल ड्रॉ करते हैं और यहाँ भी उसका एक्सिस का मतलब होता है जो सर्किल के सेंटर से पास करता हो लाइन और प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा कहेगा कि इसमें जो पार्टिकल है ना, इसमें पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हो, तो डेल्टा थीटा का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अच्छा,
अगर इसमें देखें, इसमें अगर क्लॉकवाइज घूम रहा हो पार्टिकल, ऐसे ऊपर से देखने पर क्लॉकवाइज दिखेगा, तो इसमें डेल्टा थीटा का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा, है ना। तो ये तो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो उसी तरह से एक और क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं जिसको कि एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। एंगुलर वेलोसिटी, तो जैसा कि एक क्वांटिटी हमने पढ़ा था लीनियर मोशन में, वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बिल्कुल वैसा ही डेफिनेशन इसका भी है। इसको कहते हैं इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें देखेंगे कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको दो पार्ट्स में या दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो एक होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और दूसरा होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। जो लीनियर मोशन हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ भी वेलोसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस लिखना हो तो हम लोग निकालेंगे डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। और इसमें देखेंगे क्योंकि थीटा वेक्टर क्वांटिटी है तो जो ओमेगा होगा ये भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। उसी तरह से एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो तो हम लोग बड़ा सा चेंज लेंगे, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है इसमें डेल्टा थीटा चूँकि बड़ा है तो ज़रूरी नहीं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो, है ना, लेकिन हर छोटे छोटे इंस्टेंट पर यह वेक्टर होता है और एक्सिस के अलोंग ही होता है। तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी is a vector quantity and it has direction along the perpendicular to plane of motion। मतलब कि जिस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमने बताया था एग्जैक्टली वैसे ही डायरेक्शन इसका भी होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन का मतलब ये कहा जा सकता है पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्शन विल बी इनवर्ड if motion is clockwise and direction will be outward if motion is anti-clockwise, ठीक है। एग्जैक्टली जैसे डिस्प्लेसमेंट का था वैसे ही है यहाँ पर भी। तो इसको भी हम लोग एक फिगर बना करके समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एक सर्किल बनाएंगे और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बनाएंगे, तो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन
और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया। ठीक, तो अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हो, ऐसे घूम रहा हो, तो ओमेगा का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हो तो ओमेगा का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ऊपर से अगर देखें ऊपर से तो हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखेगा इसमें, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि अपनी तरफ यानी आउटवर्ड होना चाहिए। तो उस हिसाब से इसका डायरेक्शन हो जाएगा ऊपर की तरफ। इसमें अगर ऊपर से देखेंगे ऑब्जर्वर जो है, इसमें हमने ऑब्जर्वर को ऊपर बैठाया हुआ है। ठीक है, और इसमें भी जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर है, तो ऊपर से ऑब्जर्वर देख रहा है तो मोशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो ऊपर की तरफ यानी ऑब्जर्वर की तरफ हो जाएगा। इसमें ऑब्जर्वर को क्लॉकवाइज मोशन दिखेगा, इसलिए डायरेक्शन हो गया नीचे की तरफ। ठीक, उसी तरह से एक और क्वांटिटी होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इसको हम लोग बिल्कुल वैसे ही डिफाइन करते हैं जैसा कि लीनियर एक्सेलरेशन को डिफाइन करते थे। इसका सिंबल अल्फा देते हैं। तो लीनियर एक्सेलरेशन जो था उसको डिफाइन करते थे, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वैसे ही यहाँ पर कहेंगे इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, और दूसरा होता है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना हो तो इसको हम लोग लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी टी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। और जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो इनका जो डायरेक्शन है, इनका डायरेक्शन भी प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होता है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन is along the direction of change in angular velocity, which is along the perpendicular to the plane of motion. That means parallel to axis of rotation. ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा,
बल्कि ये कहा जा सकता है कि एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज है उसकी तरफ इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से अगर समझें हम लोग तो ऐसा कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एक सर्किल है ना, एक सर्किल है जिसमें एक पार्टिकल इनिशियली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था 10 रेडियन पर सेकेंड से। ठीक है, कुछ देर बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई 5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और इसमें जो टाइम लिया है वो मान लेते हैं कि 2 सेकेंड है। तो जब भी इसमें हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो लिखेंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि इसको समझने के लिए हम लोग एक्सिस सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और जो जेड एक्सिस है वो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो प्लेन के जो परपेंडिकुलर है वो है जेड एक्सिस आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो कि दोनों ही एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हमने कहा था कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड होता है, यानी जेड डायरेक्शन में होता है। तो ओमेगा 2 जो है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो लिखेंगे 5 के कैप, और जो ओमेगा 1 है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो 10 के कैप लिखेंगे, डिवाइडेड बाई जो टाइम इंटरवल है वो है 2 सेकेंड। तो ये देखेंगे आएगा -2.5 के कैप, और इसका जो यूनिट होगा लिखेंगे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जबकि एंगुलर एक्सेलरेशन वो आ गया क्लॉकवाइज, निगेटिव आया है, माइनस के कैप आया है। तो माइनस के कैप का मतलब कि अंदर की तरफ हो गया है ना, अंदर की तरफ का मतलब कि ओमेगा के जस्ट अपोजिट। तो इस तरह से डायरेक्शन निकालना हो तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, या एक तरीका और है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। सिंपली ऐसा मान लेंगे कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसको हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मान लेते हैं निगेटिव। ठीक है, तो जो ओमेगा 1 है और ओमेगा दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों ही पॉजिटिव लिखेंगे। ओमेगा 1 लिखेंगे 10 और ओमेगा 2 लिखेंगे 5। तो जब एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई डेल्टा टी। तो ओमेगा 2 हो गया 5 और ओमेगा 1 हो गया 10, डिवाइडेड बाई जो डेल्टा टी है यह है 2 सेकेंड। तो देखेंगे यहाँ से भी -2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आया है, बस यहाँ पर के कैप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ निगेटिव आने का मतलब हुआ कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा अल्फा का डायरेक्शन। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ भी ये वेक्टर क्वांटिटी थे। तो दो तरीके से डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो के कैपिटल में भी लिख सकते हैं, या ऐसे ही प्लस माइनस से काम चला सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इस एग्जांपल में ऐसा मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, लेकिन साथ में पहले चल रहा था इधर ओमेगा 1 इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड से। ठीक है, फिर ये जो है ये धीरे धीरे इसका स्पीड डिक्रीज होता गया, फिर रुक गया, रुकने के बाद ये वापस मुड़ गया। ठीक है,
तो वापस मुड़ करके यहाँ आया और फिर से इसकी वेलोसिटी उल्टा डायरेक्शन में हो गई। उल्टा डायरेक्शन में फिर से 10 रेडियन पर सेकेंड हो गई। ठीक है, पहले इधर गया ऐसे और फिर यहाँ से जा करके ये मुड़ गया है, तो अभी ये उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है। और इस एंगुलर वेलोसिटी से ये एंगुलर वेलोसिटी आने में जो समय लगा वो मान लेते हैं कि 4 सेकेंड लगा है। ठीक है, तो इसमें अगर हमें एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डायरेक्शन के लिए मान लेते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं। तो जो ω1 है इसको तो हम लोग लिखेंगे +10, जबकि ω2 को लिखना पड़ेगा -10, क्योंकि ω1 था एंटी क्लॉकवाइज में और जो ω2 है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो अगर हमें एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना होगा तो लिखेंगे ω2 माइनस ω1, ठीक है, बाई डेल्टा टी। तो ω2 रखेंगे -10 और ω1 रखेंगे +10 डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड। तो ये देखेंगे ये आ जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी देखेंगे निगेटिव आया, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन आया है। ठीक है, तो ये सारे क्वांटिटीज हमने करीब करीब पढ़ लिए कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर एक्सेलरेशन है। एक्चुअली में ये तीनों ही क्वांटिटीज जो हैं ये सारे, इनको एक्सियल वेक्टर कहा जाता है, क्योंकि इनका डायरेक्शन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसकी तरफ होता है। तो ये सिर्फ तीन ही क्वांटिटी नहीं है, एक जैसे डेल्टा थीटा हो गया, एक एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एक एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, और रोटेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो ये कह सकते हैं ऑल these vectors are called axial vectors as these vectors have direction along axis of rotation, है ना। जैसे तो अभी तीन हमने क्वांटिटी ये पढ़ लिए, इनका तीनों का डायरेक्शन प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर यानी एक्सिस के पैरेलल आया था, है ना। और रोटेशन चैप्टर में ये दो क्वांटिटी पढ़ते हैं, ये दोनों क्वांटिटी का डायरेक्शन भी प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होता है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होता है।